हाय, हाउ आर यू ऑल? तो मैं सरफेस टेंशन बच्चे शुरू करता हूँ और ये बड़ा ही अ, पेचीदगी भरा टॉपिक है, बड़ा ही कन्फ्यूजन है इसमें, बड़ा होता भी है, पर मैं कोशिश करूँगा 0% कन्फ्यूजन हो। और पहले इस चैप्टर की भूमिका तैयार चैप्टर कह रहा हूँ, टॉपिक की भूमिका तैयार करते हैं कि ये चल क्या रहा है, सरफेस टेंशन आता कैसे है, क्या हो गया? तो सरफेस टेंशन बेसिकली ऑब्जर्वेशन से हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों के बारे में फिर उसके पीछे की हमने फिजिक्स पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या क्या होता है फिर फिजिक्स की बात करेंगे उसके पीछे बड़े लोगों ने जो फिजिक्स दिया क्योंकि हमने तो दिया नहीं बड़े लोगों ने दिया साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है तो सरफेस टेंशन क्या है सरफेस टेंशन में आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी होंगी कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जैसे पहली ऑब्जर्वेशन जो बहुत ही फेमस है निडल प्लॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ठीक है ये तो मैं आपको यहीं ये दिखा सकता हूं मैं ये जैसे ये एक्सपेरिमेंट है आप इस पे देख सकते हो कि ये YouTube पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे ये निडल रखी गई आराम से रखी और ये फ्लॉट करने लगे ठीक है जी वापस हम अपने तो आपने अभी मैंने दिखाया कि ये निडल जो है वो फ्लॉट कर रही थी ठीक है फिर दूसरा आपने बड़ा आप दीपावली दीपावली पे या रोज आप अपने घर में दीपक जलाते हैं ठीक है तो आप क्या करते हैं कॉटन की एक बत्ती बनाते हैं तो आप उसको में डालते हैं और दिया जला देते हैं और दिया जलता रहता है अब ये सब कुछ क्या हो रहा है तेल जो है तुम्हारा जो ऑयल है दिए के अंदर जो सरसों का तेल हम लेते हैं वो ऊपर चढ़ता है वो चढ़ता रहता है दिया जलता रहता है ठीक है ऐसा ही प्रोसेस होता है तो देखो नीचे लग रही है ग्रेविटी और ऊपर चढ़ रहा है वाटर और आप तो अलग से फोर्स लगा नहीं रहे तो ये कितनी मतलब अचंभित बात है ना एकदम से ऐसी ये तो कुछ करिश्मा हो गया है गॉड्स प्लान तो एक ये हो गया कि आप देखते ही हैं ऑयल राइज अप एक कॉटन विक तो ऑयल राइज अप हो रहा है ठीक है फिर तीसरा आप बायो में पढ़ते होंगे कि जो सैप और वाटर है ये लीव्स जो पत्तियां हैं वहां तक पहुंचता है कहां से जड़ से नीचे से अब नीचे से ऊपर तक पहुंचता है राइज अप टू लीव्स ऑफ द ट्री समझ रहे हैं आप ऊपर तक पहुंचता है तो मतलब ये कुछ ऐसा फिनोमिना है जो बताते हैं कि जो वाटर है वो कुछ अजीब सी तरह से बिहेव कर रहा है तो फिर बड़े लोगों ने इस चीज के पीछे जानने की कोशिश करी ठीक है तो वो कुछ कुछ कंक्लूजन पे निकले और क्या क्या होता है उसके बारे में अब धीरे धीरे मैं बात करूंगा पहले मैं ये सब कुछ बात करने से पहले क्योंकि अब मैं वाटर की बात करूंगा फोर्सेस की इंटरमोलिकुलर तो उसका भी थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा और बहुत अच्छे से मैं बिल्ड करने की कोशिश करूंगा तो पहले एक चीज हम जान लेते हैं इसको अभी यहीं ये तो पता चल गया कि भाई ऐसा होता है इसको अभी हम शुरू करेंगे पहले एक छोटी सी बात आप जानो कि आप जानते ही होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं आप केमिस्ट्री पढ़ते ही होंगे कोहेसिव फोर्स और दूसरा है आपका एडहेसिव फोर्स तो कोहेसिव फोर्स होता है जो एक्ट करता है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम लिक्विड वाटर वाटर मरकरी मरकरी ऐसे फिर तुम्हारा एडहेसिव फोर्स क्या होता है एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस जैसे वाटर ग्लास एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल हालांकि आपको पता ही होगा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अपना यह है कि एक बार मैं बता दूं ताकि मुझे ये रहे कि मैंने बताया हुआ है
तो ये तुम्हारे कुछ कुछ हो गए, ये 2 बातें होगी जो हम बार-बार रिपीट करेंगे। फिर मैं सरफेस टेंशन जब पढ़ा रहा हूँगा तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें यहाँ से लिंक करके बताऊँगा। अब आगे चलने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैं आपको भई भूमिका तैयार करनी है ना चैप्टर की, कि क्या है, कैसे है, तो वो अच्छे से समझ आए तो उसके लिए पुरानी बातें कुछ-कुछ मैं आपको याद कराता हूँ। तो कुछ पुरानी बातें, जैसे ये रस्सी है, आप पढ़ के आए होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन में भी पढ़ी होगी ये रस्सी, और ये एम मास आपने ऐसे लटका दिया। ठीक है जी। अब ये क्या होता है, ये आप इंटरनल फोर्स निकालते हो ना, तो इंटरनल फोर्स बेसिकली, अगर मैं, वैसे तो नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ये मान लो ऐसे, ये ऐसे मिलके बनी हुई, ये रस्सी ऐसे एटम्स से ही तो मिलके बनी हुई ना। आपने जैसे ही इस पे मास ऐसे लटकाया, मास इससे बांधा, अटैच किया, तुरंत इनके बीच का सेपरेशन चेंज होता है। सेपरेशन चेंज होने का मतलब है कि कुल मिला के कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये मॉलिक्यूल, पहले 2 मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ मैं, ऐसे था, फिर मॉलिक्यूल का सेपरेशन मान लो इतना हो गया। अब हम तो नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो सेपरेशन बढ़ा तो इसका मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स लगा होगा। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, सब रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, तो उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मैं बात करता हूं तो मैंने नाम दिया टेंशन। ठीक है, कि टेंशन भैया ये सबको ऐड कर लो, और इसका नाम मैंने इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल नाम दे दिया कि अच्छा टेंशन फोर्स है, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल का नाम है, पर हो ऐसे रहा होगा। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि आपने ये जब इस पे अटैच किया तब टेंशन फोर्स आया, नहीं। टेंशन फोर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसकी वजह से टेंशन नहीं आया है, इसकी वजह से तो टेंशन फोर्स मतलब डेवलप नहीं हुआ है इसके अंदर, वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है। मेरे कहने का मतलब, बहुत सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझो, कि जैसे ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ये ब्लॉक है, एम मास का रखा हुआ है ऐसे, ये रफ सरफेस है, तो मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया, आपने इसको पुश करना शुरू किया, तो क्या आप ये कहोगे कि आपके पुश करने की वजह से यहां क्रिएट हुआ है? ऐसा थोड़ी ना बोलोगे आप। मैं अगर ये बोलूं कि फ्रिक्शन फोर्स इज क्रिएटेड बाय अप्लाइड फोर्स, तो बात गलत होगी ना। अरे भाई, ये तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से आता है। इसकी सरफेस और ये जो रफ सरफेस है उसके बीच में इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है, पढ़ा है ना आपने। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो अल्टीमेटली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ड्यू टू एफ इट स्टार्ट एक्टिंग विच अपोज द मोशन। शुरू में ऐसा ही होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और रोकता है, फिर बाद में आता है जब मोशन स्टार्ट हो जाती है, वो होता है काइनेटिक वगैरह, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अभी के लिए ये इधर एक्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी एक लिमिट होती है, वो आपको पता ही है, मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा। मैं ये बहुत ही ये आराम से आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि असल में टेंशन होगी या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने मास यहाँ लटकाया या इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया तो ये स्टार्ट एक्टिंग कुछ ऐसे हो रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल में, अब मैं क्यों बता रहा हूं, एकदम से आपको रिलेट करूंगा तो आपको मजा आएगा। अब अगली बात सुनो, सुनते रहना, मतलब ध्यान से सुनना बात को, ऐसे चिल मार के, आराम से बैठ के लिखते रहना और आराम से सुनते रहना। ये लेक्चर्स ऐसे लेक्चर हैं कि आपको एनहांस करेंगे और आप सवाल आराम से बना पाएंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ और ये मेरा प्रॉमिस है। ये लेक्चर मैं इसीलिए बहुत बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत परेशान होकर बना रहा हूँ। परेशान इन द सेंस कि मतलब डिफ़िकल्टी तो होती है जब आप बहुत सारा कंटेंट ऐसे बना रहे होते हैं, तो बहुत सोच समझ के बहुत चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं। तो पर ये सारे के सारे लेक्चर कुछ ऐसे हैं ताकि बच्चे को डिफ़िकल्टी कम आए, चीज़ें उसके समझ में ज़्यादा आए, ताकि बेसिक थियरी समझा सकें। सवाल तो आप अपने आप बना लेंगे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हज़ारों, लाखों, पता नहीं कितने सवाल हैं, तो सवाल आप खुद बना लेंगे, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक थियरी पता होनी चाहिए कि अच्छा हो क्या रहा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बेडशीट ली, सुनते रहना अब आप। आपने एक बेडशीट ली, ठीक है। बेडशीट को आपने कहा कि अपन ने 2 बंदों को दिया और बेडशीट को ऐसे पकड़ लिया, तो उसकी शेप कुछ ऐसी रहेगी। आप घर पे पकड़ के देख लेना। एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, उसने बेडशीट ऐसे पकड़ी हुई है। एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, उसने बेडशीट ऐसे पकड़ी हुई है। ये ऐसे 2 बंदे घर पे खड़े हुए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये ए बंदा है, ये बी बंदा है। ड्राइंग अपनी थोड़ी ख़तरनाक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भावनाओं में ना भाएं। खैर, तो इसकी शेप कुछ ऐसी रहेगी। अब मैं रख देता हूं इसके ऊपर एक बॉल। एक बॉल रख दी मैंने। इसका वेट कहाँ है? नीचे। तो आप खुद बताओ इसकी शेप कैसी हो जाएगी? आप कहोगे सर हल्की सी नीचे आ जाएगी। कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो। भाई ये ऐसे आएगी, नहीं आएगी? यानी कि जो बॉल है वो तुम्हारी अब यहाँ चली आएगी, भाई नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, तो बॉल कुछ ऐसे होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉल नीचे नहीं जा रही, ऐसा भी तो हो सकता था ये चद्दर को फाड़ के और नीचे निकल जाए, टियर और नीचे गिर जाए भैया, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो चद्दर के, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चला जाऊं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे बच्चे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये मैं बना देता हूं, 2 मॉलिक्यूल मैं लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो फैब्रिक है भैया, चद्दर है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर, मैं 2 से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हुआ क्या है, अगर ये मॉलिक्यूल यहीं थे तो इसके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, ऐसे बढ़ा। सेपरेशन बढ़ने से रीस्टोरिंग फोर्स आया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स अलोंग द इंटरफेस ऐसे आया होगा। अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स सबको जोड़ दूं तो कुछ ऐसे। भाई रीस्टोरिंग फोर्स अलोंग द सरफेस ही तो होंगे ना सारे, ऐसे। पर मैं तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं शो करूँगा तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे शो करूँगा। तो यानी कि मैं एक नेट फोर्स ऐसे शो कर सकता हूँ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप मुझे बताना कि मैंने सही शो किया है या नहीं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन ऐसे शो कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, कि ये चद्दर इसको यहाँ चद्दर की वजह से, मतलब आपने ये जो चादर थी ये नीचे आई, ये शीट जो थी ये नीचे आई, तो इसमें शीट में यानी कि मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन बढ़ा। तो इस सेपरेशन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब ये जो वेट है ये तो नीचे है mg, तो इस mg वेट को अगर रोक रहा होगा तो कौन? वो ये वाला फोर्स रोक रहा होगा जो इंटरफेस पे है, लग रहा है। अब ये कैसे रोक रहा होगा सर? थोड़ा इसकी पिक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा स्कोर अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बेसिक बात समझो, उसके बाद तो सरफेस टेंशन तो हो ही जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये ऐसे लग रहा होगा फोर्स, यही तो बताया मैंने। और mg लग रहा होगा ऐसे, भाई ऐसे ही लग रहा होगा ना, mg ऐसे। और जो चादर जो है, जो आपकी शीट है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स आया वो कुछ इस तरीके से आया। तो अगर आप इसकी पिक्चर देखें कुछ ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा होगा। आप कहोगे हाँ सर, बात सही है एकदम आपकी, थीटा एंगल पे। तो ये कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, सिमिलरली इधर आ जाएगा, सिमिलरली इधर आ जाएगा, ये थीटा ये एफ। तो ऊपर कंपोनेंट यानी कि 2f साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। ये आपको एकदम दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी, हाँ भाई ऐसे ही हो रहा होगा। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, और ये फोर्स आया, ये फोर्स पहले भी था, ऑलरेडी था इस चद्दर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो पहले भी फोर्स था ना। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक बॉल आपने बीच में चद्दर के डाली, वैसे ही तो उस बॉल को रोकना है, तो फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। लेकिन एक्ट कर रहा है वो अलोंग द जो इंटरफेस है, इसको मैं बोल सकता हूं ये अपने, वो तो अपने हिसाब से ही लगेगा भाई, उसका कंपोनेंट ये बैलेंस करेगा, तो ये तो अलोंग द इंटरफेस ही लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो मॉलिक्यूल का सेपरेशन, आपने क्या किया, मॉलिक्यूल का सेपरेशन इंक्रीज हुआ तो एक फोर्स लगना शुरू हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको।
यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हुआ। देखो अगर इसका वेट ज़्यादा हो जाए और ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कवर अप ही नहीं कर पा रहा, तो फिर टूट जाएगा ना भाई। अगर कोई चीज़ फट रही है, टूट रही है, तो इसका मतलब आपने वो बॉन्ड जो था, यही तो पढ़ के आए हो। कोई चौक है, मान लो आपने कोई चौक है, ठीक है, आप उसे बीच में से तोड़ रहे हो, तोड़ दोगे आप। चॉकलेट है जैसे, आप बीच में से तोड़ रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, नहीं टूटेगी। आप फिर फोर्स लगाओ, तो इसका मतलब आप इतने फोर्स लगाओगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओगे बढ़ाओगे, फिर टूटेगी वो जाके। तो कब? जब आप उसका ये जो बॉन्ड है वो तोड़ रहे हो, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर, जो ये जो पहले आपने फोर्स लगाया, तो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो झेलेगा झेलेगा झेलेगा, एक लिमिट ऐसी आएगी वो क्रॉस हो जाएगी तो वो टूट जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स तब तक कर रजिस्ट करेगा जब तक तुम्हारा क्या नहीं हो जाता, जब तक वो एक लिमिट क्रॉस नहीं कर जाता। वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, वो फैब्रिक पर डिपेंड करती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसमें हम नहीं घुस रहे हैं। मेरे को बस इतना बताना था कि हाँ ये होता है। तो अब आपको मोटी मोटी बात पता चली, जो मैंने समझाने की आपको एक कोशिश करी है इस थोड़ी सी बात में, कि भैया जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जब आप उस पर, जैसे हाँ आपने मास मास लटकाया, यहाँ आपने फोर्स लगाना शुरू हुआ, यहाँ आपने बोल्ट डाल दी, तो वो फिर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आप देख रहे हो ये अलोंग द सरफेस लगा है। इट विल, अब मैं इसको रिलेट करूंगा किससे? जो तुम निडल फ्लॉट कर रहे थे, अब निडल की बात कर लेते हैं। निडल भी तो कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो फ्लॉट करी थी वो, ऐसे सरफेस थी और आपने निडल डाल दी और वो फ्लॉट करने लगी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो अब बड़े लोगों ने क्या बताया? बड़े लोगों ने ये बताया, अभी एग्जाम्पल, अभी सरफेस टेंशन बिल्कुल शुरू नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि चल क्या रहा है। तो जी लेट्स डिस्कस अबाउट निडल फ्लोटिंग ऑन सरफेस। ऐसे है, तो हुआ क्या? कुछ ऐसे है, पहले मैं बना लेता हूं एक बार। ये सरफेस था, ठीक है जी। आपने क्या किया? आप आए, आपने इस सरफेस पे निडल ऐसे डाला, तो निडल में थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ पिक्चर ताकि आपके समझ में आए। ये निडल बना लिया आपने। अब आपने जैसे ही निडल बनाई ये मेटल की, तो भाई जो वाटर सरफेस है वो तो कुछ ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये ब्लू से ही बनाते हैं अपन। वाटर की जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी सारे कुछ चमत्कारी चीजें हो रही हैं, इसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। ये बोलते हैं ना फ्री सरफेस, तो ये फ्री सरफेस है। अब जैसे ही आपने निडल इसको डाला, ये निडल आपने डाल दी, सुनते रहना बात। अब निडल का तो कुछ वेट था तो आप कहोगे सर वेट तो नीचे है, मेटल की है सर ये तो वेट है। चलो, अब वेट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है भैया, आपने कोई 2 किलोग्राम की केजी की बॉल डाल दी आपने, या 2 किलो की निडल, वो नहीं भैया, एक लिमिट है। जैसे यहाँ हर चीज़ की लिमिट थी, ठीक है ना, यहाँ आपको दिख रहा था, लेकिन सरफेस को भी यहीं से समझा जा सकता है, और वो सरफेस ऐसे बिहेव करती है क्योंकि यहाँ पे सरफेस बिहेव करे। यहाँ तो आपने क्लॉथ था, यहाँ तो शीट थी, तो आपको समझ आ गई यहाँ शीट है भैया, वो तो इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक तरह से ये इलास्टिक इलास्टिक बिहेवियर ही तो शो कर रही है, तो आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है ना, बच्चों को फील, बच्चे कहते हैं सर फील नहीं हो रहा, अब फील होगा आपको। अब ये रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस की शेप कुछ ऐसी होगी। तो मैं अगर इसको बनाऊं, तो इस सरफेस की शेप को कुछ ऐसे बना सकता हूं ना। भाई ये सरफेस की शेप ऐसे आ गई होगी, थोड़ा सा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले शेप ऐसे थी, यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का शेप ऐसे थी, अब शेप ऐसे होगी। आपको नहीं लगता कि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया आपने? वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन, कोई मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ मान लूँ ऐसे, 1 2 3 4, 4 से ही समझते हैं, तो जब ये यहाँ आ जाएगा,
ये वाला मान लो यहाँ आ गया, तो क्या आपने इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा नहीं दिया? इनके बीच का सेपरेशन बढ़ नहीं गया? भाई समझो ना आप समझो, ये बात बड़ी लॉजिकल है। धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। ये वाला है, ये मैं चलो 3 ही मॉलिक्यूल से ले लेता हूँ, तो और आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चलो बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ये ऐसे हो गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पहुँच गया, समझाने के लिए, मॉलिक्यूल तो बहुत होंगे भाई। तो क्या ये सेपरेशन इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ है? ये देखो ना, ये सेपरेशन इतना भाई इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो रीस्टोरिंग फोर्स आया होगा ना। किसकी वजह से आया है? इस फ्री सरफेस की वजह से, इस फ्री सरफेस की वजह से। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आया। और आएगा कैसे भाई? मॉलिक्यूल तुम्हारे कहाँ हैं? मॉलिक्यूल्स तो तुम्हारे यहाँ है ना भाई, यहाँ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ है ना। तो ये मॉलिक्यूल सपोर्ट देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये असल में हो क्या रहा है, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सपोर्ट दे रहे हैं और ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये फोर्स लग रहा है ऐसे, तो यानी कि किस एंगल पे लग रहा है? थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा, एफ साइन थीटा। पहले आप बहुत ही बारीक तौर पे ये बात आप समझने की कोशिश करें, ये बात आप समझने की कोशिश करें। तो मैं कह सकता हूँ, बच्चे कह रहे होंगे हाँ यार बात तो सही है, एकदम लॉजिकल बात चल रही है, लॉजिकल बात चल रही है सर, पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये इस निडल के बीच में और इसके बीच में फोर्स लगा है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, यही सोचना पाप है। ये फोर्स मॉलिक्यूल्स के, जो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो जो सरफेस पे हैं, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ा है, यानी कि स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच हुआ है तो उसकी वजह से, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस चेंज हुए हैं, उसकी वजह से ये फोर्स डेवलप हुआ। और इसी फोर्स को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम सरफेस टेंशन के टर्म में। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है? एक मेजरमेंट है फोर्स का, इस फोर्स का। अब ऐसे हम एक एक मॉलिक्यूल का फोर्स पकड़ के तो पढ़ते नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है, अगर आप यहाँ से रिलेट कर पाओ, ये कैसे बिहेव कर रही थी? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। ये तो इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, ये तो इलास्टिक बिहेवियर है ही, शो ही करेगा, क्योंकि भाई कपड़ा है, ठीक है, मटेरियल है, तो इलास्टिक बिहेवियर तो शो करेगा ही। हर इस दुनिया की कोई भी बॉडी है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर की जो सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, ये भी कैसे बिहेव कर रही है? इलास्टिक। कैसे? इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव कर रही है। कैसी तरह बिहेव कर रही है? जैसा पहले वो बिहेव कर रहा था। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, बिहेव्स एज इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन मतलब वही, मॉलिक्यूल के बीच का आपने सेपरेशन चेंज किया तो एक फोर्स जनरेट हुआ। अब अगर आपने इस निडल का वेट बढ़ाया और वो फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि ये सपोर्ट ही नहीं दे पाए, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा नीचे सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ये तभी तक मेम्ब्रेन, तभी तक वही है, कपड़े के ऊपर आपने बॉल डाली, ये कपड़ा कब तक नहीं फटेगा? जब तक वो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स हैं, जो ये इलास्टिक इलास्टिक बिहेवियर को, जितना भी ये एक स्ट्रेस झेल सकते होंगे ना, एक लिमिट होगी ना झेलने की भी, और जैसे ही आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो ये फट जाएगा कपड़ा और नीचे निकल जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं मेरी बात? आप कोई हल्का सा कपड़ा लो, उस पर 10 किलो की मेटल की बॉल ऐसे तोड़ना, वो झेल लेगा भाई? वो फट जाएगा और वो नीचे गिर जाएगी। तो मेम्ब्रेन तुम्हारी क्या होगी? फट गई। अगर मैं इसको एक इलास्टिक मेम्ब्रेन मानूं ऐसे, तो वो फट गई और ये नीचे गिर जाएगा। सेम यहाँ हो रहा है, तो एक लिमिट तक सपोर्ट कर पाएगा। तो अब मेरे दिमाग में, ठीक है सर, अब एक बात तो समझ में आ रही है, आपने जो समझाया है कि भैया जो फ्री सरफेस है, जो पॉइंट है सर, वो ड्रॉ ये करना है कि जो फ्री सरफेस है सर, वो ही सारा गेम कर रही है, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और जो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं सर, वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है सर। आप यही तो कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। चलो ये भी बात समझ में आई। तो सर उस फोर्स को मेजर करने के लिए वो हमने एक टर्म बनाई, सरफेस टेंशन। टेंशन ही तो है अल्टीमेटली भाई। यहाँ आप ये सब कुछ आप कर रहे थे, जैसे यहाँ पे था, तो आपने क्या बनाया? टेंशन। तो अब ये सारा गेम कौन कर रहा है? ये फ्री सरफेस कर रही है, ठीक है। जैसे हमारा रस्सी था, रस्सी को टेंशन बोल दिया कि अच्छे मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज हुआ है,
तो आपने वो टेंशन फोर्स बोल दिया। अब यहाँ टेंशन, यहाँ भी तो नाम देना है, और नाम ऐसा देना है कि जो समझ में आए, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सरफेस टेंशन, क्योंकि फ्री सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रही है। फ्री सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रही है, जिसका नाम आपने दिया गया और टॉपिक आपका बिल्ट हो। अब यहां से आपका टॉपिक बिल्ट होना शुरू होता है। आपको समझ में आया होगा। अब मुझे सरफेस टेंशन डिफाइन करनी है कि हाँ, जो इस निडल को रोक रहा है वो एक सरफेस टेंशन, यानी कि जो ये जो फोर्स हैं, ये जो, और ये सरफेस टेंशन कैसे होगी? अलोंग द इंटरफेस। ये कैसे लग रही है? आप अगर देख भी रहे हो, अलोंग द इंटरफेस। इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो कैसे होगा? अलोंग द इंटरफेस। ये अलोंग द इंटरफेस। ठीक है जी। अब धीरे धीरे मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन करना फिर से पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन को डिफाइन करता हूं मैं अच्छे तरीके से। अभी मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैसे है, ये निडल क्यों रुक रही थी, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था। तो इसका मतलब सारा का सारा गेम तुम्हारा जो फ्री सरफेस है ना, उस वो वाले मॉलिक्यूल कर रहे हैं। तो अब सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारी बातें मॉलिक्यूल के रेफरेंस में आपको समझाया है। सरफेस टेंशन फ्री सरफेस का ही सारा गेम है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, भाई अब आप तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना, तो सर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, सब आ गया समझ में, तो आ गया कि हाँ, जो फ्री सरफेस है सर, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, उसी को मॉलिक्यूल सारा गेम कर रहे हैं। तो अब अपन सर सरफेस टेंशन को थोड़ा सा आप और आसान बना दो इसको, ताकि हमें तो सवाल सॉल्व करने हैं ना। तो सरफेस टेंशन को फिर बड़े लोगों ने कैसे डिफाइन किया, देखो। अब हमें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, हम एक एक मॉलिक्यूल, तो भाई वहाँ मैंने 3 लिए हैं, लेकिन होते तो पता नहीं कितने हैं ना, लाखों करोड़ों। तो वो मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो बात ही नहीं की, जैसे स्ट्रेस में करते थे हम। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का थोड़ी ना पकड़ के कितना खिंचा है, कितना वो बात करते, तो हम तो जनरल बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो फिर बड़े लोगों ने बच्चे इसको कैसे डिफाइन किया? बड़े लोग कहने लगे कि भैया ये होता है पुलिंग फोर्स। चलो, अब सर पुलिंग फोर्स कैसा? क्योंकि पहले आप जब हाइड्रोस्टैटिक पढ़ के आए हो सर, वहाँ तो थोड़ा सा अलग गेम था, इसीलिए हम अभी मैं उस सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो पुलिंग फोर्स का मतलब क्या है? पुलिंग फोर्स है जो मॉलिक्यूल हैं ऑफ सरफेस कैन अप्लाई दिस फोर्स। सीधी सी बात है। मॉलिक्यूल और सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब क्या है? जो एयर वाटर इंटरफेस है। अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको समझाता हूँ, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी आप बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रहे होंगे, और आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जी सरफेस आ गई, तो जी ये हो गया। तो मॉलिक्यूल बना लेता हूँ कि भैया इसके अंदर ये मॉलिक्यूल 5 4 एंड देन दिस इज 3, दिस इज 2, और एक मॉलिक्यूल यहाँ 1। अब आपने पता होगा ये मॉलिक्यूल तो अंदर है, ये अंदर है, ये इसके टच में है। तो जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो कौन से हैं? 4 एंड 5। तो ये जो फोर्स है 4 और 5 ही लगाएंगे, सिर्फ 4 और 5 ही अट्रैक्ट करेंगे। जो लिक्विड के अंदर है वो तो आप पता ही है आपको कौन सा फोर्स लगाते हैं। भाई ये पुशिंग नेचर का फोर्स होता है ना लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर वाला जो आप पढ़ के आए हो। ये कैसा फोर्स लगाते हैं? पुशिंग, पुश कर रहे होते हैं। तो अट्रैक्ट सिर्फ सरफेस वाले करते हैं। तो बात सही भी है, अभी सरफेस टेंशन वही तो पढ़ के आए हैं। अब जो 4 और 5 जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये कैसा फोर्स लगाते हैं? ये अट्रैक्ट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं जी भैया। अब बच्चा कहेगा हाँ सर बात तो सही है, अट्रैक्टिव अभी अभी आप बता रहे थे और निडल डाल दी थी, ठीक है अट्रैक्टिव। अब सर कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो भैया इसको डिफाइन करेंगे कैसे? फिर लोगों ने बोला कि अच्छा चलो अट्रैक्टिव भी लगाता है। दिस फोर्स इज मेजर्ड बाय सरफेस टेंशन। ठीक है जी।
सरफेस टेंशन कहाँ होती है? फ्री सरफेस पे, ठीक है। और मज़ेदार बात ये है, ये कैसी क्वांटिटी है सरफेस टेंशन? ये क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है जी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, थोड़ा सरफेस टेंशन के बारे में एक दो पॉइंट लिख देते हैं, अभी जो हम पढ़ के भी आए थे। सरफेस टेंशन क्या है जी? फिर आगे बढ़ेंगे, इसको डिफाइन करूंगा फिर मैं। सरफेस टेंशन है जी प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस और डिपेंड ऑन यू आर कर्व। यू आर कर्व का जब भी मतलब लिखा रहे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ बनता है, ये मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। और सीधी सी बात है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सब मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे थे, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी, तो यू आर कर्व पे डिपेंड करता है। दूसरी बात जो जिसके ऊपर, जिन दो बातों के ऊपर बहुत सवाल आते हैं और एनटीए ने भी पूछे हुए सवाल हैं, तो उसमें पहली लाइन क्या आती है कि अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा? तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। सरफेस टेंशन को एस या फिर आप टी से डिनोट करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ क्यों हो जाएगी? उसका लॉजिक है, सीधी सी बात है भैया, ये तुम्हारे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ही डिक्रीज हो गया तो ये सरफेस टेंशन तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैसा वाला लॉजिक है, सब इंटरमोलिकुलर फोर्स से ही आता है वो। दूसरा, अगर ऑन मिक्सिंग डिटर्जेंट, ऑन मिक्सिंग तुम्हारा डिटर्जेंट, इसके ऊपर भी सवाल है। तो डिटर्जेंट अगर आपने मिक्स कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? अगेन सरफेस टेंशन तुम्हारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये वही है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज हो जाता है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मेम्ब्रेन जो सरफेस इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही थी वो उतना इलास्टिक नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात है, जब उतना इलास्टिक नहीं रहेगी तो इसका मतलब वो कम वेट रोक पाएगी। लॉजिक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना निटिल? कम इलास्टिक हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स घट जाएंगे तो कम इलास्टिक हो जाएगी, तो भैया उतना वेट ही नहीं झेल पाएगी। तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है इसका टॉप व्यू बना लेता हूँ। मान लिया जी ये सिलेंड्रिकल, मान लिया जी ये ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, जो वो बना रहा था फ्री सरफेस है। तो ये फ्री सरफेस पे यहाँ मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ही होंगे ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे। तो अब हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो बड़े लोगों ने, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े लोगों ने कहा कि आप एक इमेजिनरी लाइन ले लो, यहाँ ले ली, चलो। अब ये इमेजिनरी लाइन जो है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको ऐसे मान लो समझने के लिए कि ये ऐसे एटम्स की लाइन है, ठीक है, ऐसे। अभी एटम की लाइन है, तो ये वाले जो यहाँ यहाँ जो इसके साइड में एटम होंगे, ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे भाई, इधर की तरफ खींच रहे होंगे ना, ये वाले इधर की तरफ खींच रहे होंगे, इधर वाले। तो मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे, और इस पे ऐसे भी फोर्स लग रहा होगा, दोनों तरफ। भाई अभी तो कुछ है ही नहीं। तो जो फोर्स लगता है इस पे, तो बड़े लोगों ने डिफाइन किया, ये मैं लिख देता हूँ पहले, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो आप, और ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन ऐसी खींच दी हमने, है नहीं असल में, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है कि इसने, ये जो सरफेस है मेम्ब्रेन जो ऐसे थी, ऐसे की ऐसी ही है। इसने निडल होती तो इसकी ऐसे शेप चेंज कर रही थी वो, तो ये शेप वेप चेंज नहीं कर रही, तो इसलिए इमेजिनरी लाइन है। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा होगा? सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे। तो बड़े लोगों ने डिफाइन किया कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप लिख सकते हो T/L, यानी कि सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गया। अब आपने एटम बेटम की कोई बात नहीं करी, आपने लाइन देखी, इस लाइन पे कितना आप फोर्स लगा रहे हो, इन डिवाइड बाई L, दिस इज सरफेस टेंशन, दैट्स इट। तो आपकी चीज़ें क्या होगी? बहुत सिंपल होगी।
और ये जो फोर्स है, ये एक तरफ का फोर्स लिया है और ये दोनों तरफ तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सिर्फ सिंगल साइड का फोर्स लिया है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, फिर से बना दूं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो दिमाग में ये नहीं लाना कि ये तो सर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, वो एक ही तरफ का फोर्स लिया है। तो इसको कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे बना लो, ये खींच लो, ये बड़ी खींच लो, चलो। तो असल में मतलब ये है, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, मान लिया जी ये F2 लग रहा है, और ये मान लिया जी आपने F3 लग रहा है। ये लेंथ L3 है, ये लेंथ L2 है। तो जो सरफेस टेंशन होगी ना, अब सरफेस टेंशन तो भाई सरफेस तो फिक्स है ना, तो सरफेस टेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि F2/L2 विल बी इक्वल्स टू F3/L3। कहने का मतलब ये है, सरफेस टेंशन तो फिक्स है ना भाई, वो तो सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उसको बस डिफाइन करने के लिए ऐसे कर दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम निडल वाला या सारे तो लिखते कैसे हैं। अब कहानी तो सारी ये है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लिक्विड में डाल लोगे तो फोर्स कैसे लगेगा सरफेस टेंशन का, वो ही सारा गेम है। उसी में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो असल में मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्स कैसे लगता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम निडल का ही ले लेते हैं। सबसे पहला हम नीडल का ही ले लेते हैं, ठीक है, आप समझना। तो थोड़ा सा 3D आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी जी। ये नीडल है ऐसे, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे वाटर के अंदर है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स कैसे लगा रहा हूँ देखना, बाद में बनाऊंगा फिर यहाँ पे। मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, देखते रहना। तो नीडल ऐसे ऐसे बना सकता हूँ अगर आपको ऐसे दिखे तो, और ये ऐसे है जी। ये अगर आप देखो तो ये वाली चीज है, ये लिक्विड इसके टच में, निडल अगर पड़ी हुई है तो लिक्विड ऐसे होगा ना टच में, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये शायद एक सही पिक्चर मैं 3D में बनाई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक निडल है, वो इसमें ऐसे पड़ी हुई है। तो सर अब टेंशन फोर्स कैसे लगाया गया, तो टेंशन फोर्स जो यहाँ पे भी था, ये टेंशन जो फोर्स है, फोर्स अलोंग द कैसे है, आप दिख रहे हो ना, अलोंग द इंटरफेस है, अलोंग द इंटरफेस, यानी कि ये इसके अलोंग, इस सरफेस के अलोंग है, जो इंटरफेस बना हुआ है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ इंटरफेस कैसा हो गया तुम्हारा, ऐसा हो गया। तो सीधी सी बात है, अलोंग द इंटरफेस होगा। तो यहाँ अब बच्चे क्या करेंगे, दिमाग में क्या, अब मॉलिक्यूल, पहले तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे खिंची है ये, लेकिन अब तो मेरे को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन करना है। तो मैं फिर क्या डिफाइन किया कि ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप देखो इस सिलेंडर की ये वाली लाइन और एक इधर वाली और इधर वाली, ऐसे दो लाइन बन जाएंगी ना सिलेंडर की, जो इस वाटर सरफेस के, जो ये फ्री सरफेस है, सॉरी, इस फ्री सरफेस के टच में होंगी। तो और वो फ्री सरफेस कैसे ऐसे लाइन बनेगी ना, तो इस लाइन पे ही तो फोर्स लगाएगा ना, ये जो ये लाइन बनी है, इस लाइन पे ही तो फोर्स लगाएगी। जो फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस कहाँ, एक इमेजिनरी लाइन आपने एटम की खींची थी, अब ये वाली लाइन बन गई, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे बनी, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। अब वो फोर्स क्या लगेगा, ये सब, यही बात बस समझने वाली है, ये थोड़ी सी पेचीदगी वाली बात है। ये जो फोर्स लगेगा F विल बी इक्वल्स टू, ये लगेगा T/L, और ये लेंथ क्या होगी, जो लेंथ सिलेंडर की है। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ का ही गेम है सारा। ये लेंथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी है। पहली बात तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है मैं समझा देता हूं, ये फोर्स है किसके बीच में, ये फोर्स है भैया, ये जो फोर्स है ये सरफेस लगा रही है। ये फोर्स कौन लगवा रही है, सरफेस। ये किस किस के बीच में, इट इज नॉट द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड जो सरफेस पे हैं उनके बीच में एक्ट नहीं कर रहा। ये वो मेम्ब्रेन वाले मॉलिक्यूल जो स्ट्रेच हुए हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए हमने ये बनाया कि, और वो लिखने का तरीका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है कि ये जो लाइन बनी है,
ये जो लाइन एटम की, ये मान लो जो मैंने अभी इमेजिनरी लाइन बनाई थी, तो एक एटम की ऐसे लाइन बन जाएगी ना, तो उस एटम की लाइन पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है ये। और वो फोर्स कैसा होगा, T/L, क्योंकि आपका जो इंटरफेस है वो अब ऐसे हो गया है, इंटरफेस ऐसे हो गया है, तो अलोंग द इंटरफेस फोर्स लगेगा, तो अलोंग इंटरफेस ऐसे लगेगा, ना कि ऐसे लगेगा। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये लाइन है, ये लाइन तो सर देखो, ये लाइन तो ऐसे होगी तो इसको तो ऐसे खींचना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो इंटरफेस की सेंस लेनी है आपको, ये जो इंटरफेस है ऐसे हो गया है, तो लाइन यहाँ पे है, जो इंटरफेस है वो ऐसे हो गया है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ये इंटरफेस है ऐसे, वो लाइन है तुम्हारी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा 3D हो जाएगा, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही तो बनेगी ना, तो वो इसके अलोंग ऐसे किसी थीटा एंगल पे लगेगा। तो ऐसे थोड़ा सा समझाने में 3D है ना, तो आप इसको यहाँ से समझ लो कि ये वाली लाइन जो है ना, जो ये इस लाइन पे जो फोर्स लगेगा, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सिलेंडर वाली लाइन नहीं है, इस सिलेंडर की वजह से तो ये शेप ऐसे बन गई है, तो यानी कि ये शेप ऐसे बन गई है, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे फोर्स लगाएगा, इस लाइन को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, अलोंग द इंटरफेस। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो जी यहाँ पे अलोंग द इंटरफेस जो फोर्स लगा, तो ये आ गया जी तुम्हारा थीटा एंगल, थीटा एंगल पे चला गया। तो ये तुम्हारा बच्चे दो चीज़ें आई यहाँ से, TL, दिस इज साइन थीटा, TL साइन थीटा, ये आ गया बच्चे TL कॉस थीटा। सिमिलरली आप यहाँ लगाओगे, ये भी थीटा, TL, तो ऊपर TL साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये आ जाएगा 2TL साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू बच्चे mg। अब ये आ गया जी, अब बच्चा कहेगा ठीक है सर ये समझ में आ गया, कॉस थीटा तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा। और सर हमें ये भी बात समझ में आ गई कि ये जो फोर्स है, ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, इट इज़ नॉट द फोर्स, मैं लिख भी देता हूँ, एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। ये वही कोहेसिव फोर्स ही है, और ये किसके बीच में लग रहा है, इंटरफेस, इंटरफेस पे ही लग रहा है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में ही, इंटरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में ही लग रहा है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करी है, वो लॉजिक वही है, बस इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लिखने का तरीका हो गया कि अलोंग द इंटरफेस T/L। और ये L जो है वो जो सरफेस है, सरफेस ने जो शेप ली है, तो सरफेस के शेप जो देखोगे आप, तो ये लाइन बन जाएगी, तो इस लाइन को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ऐसा है, ठीक है ना। इस लाइन को आप ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स अब दिमाग में यहाँ ऊपर की तरफ लगा लो इस थीटा एंगल पे, ठीक है ना। ये सॉरी, ये तो प्लेन में ही है इसके, ये तो ये लाइन बनी, ये प्लेन हो गया, ये तो प्लेन है ना, 90 डिग्री एंगल ऐसे प्लेन हो गया। अब थीटा एंगल यहाँ, इस फोर्स को उठा के अपने दिमाग में यहाँ सोच लो, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा हुआ है T/L, और ये पूरी लाइन पे लगा हुआ है। अभी ये जितनी लंबी लेंथ बनाएगी, तो वो लेंथ कितनी लंबी, ये शेप किस लेंथ की, ये एटम की जो लाइन है किस लेंथ की बनेगी, जो सिलेंडर की लेंथ है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी बात खत्म नहीं होती है, अभी ध्यान से आप मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको ऊपर उठाने लगूं, अगर मैं इसको लिफ्ट कराऊं, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये फ्लोट कर रहा है, इफ निडल लिफ्टेड फ्रॉम लिक्विड सरफेस, अगर इसको अपन उठाने लग जाएं, तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा। अभी तो ये ऐसे था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे था ना, आप कहोगे हाँ सर, ये कुछ ऐसे था, यहाँ पे क्या था सर, आप कहोगे यहाँ पे लिक्विड था, इंटरफेस ये ऐसे होगी थी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं भैया। अब सारा गेम तो ये फ्री सरफेस का है, ये फ्री सरफेस नहीं चाहती है डूब जाए, तभी ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। वही सारा गेम, वही तो सब कुछ पढ़ना है, सारी कहानी ही वो है। अब इसको उठाने लगे, अब इसको उठाने लगे, तो जब इसको उठाएंगे तो होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी अगेन वाटर। अगर मैं इसको उठाने लगूं, अगर मैं इसको उठाने लगूं ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कराऊं, F
लिफ्ट, तो mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। लेकिन जो ये शेप पहले ऐसे थी ना, ऐसे थी, अब सीधी सी बात है, ये शेप कैसे हो जाएगी भाई? ऐसे। भाई ऊपर की तरफ भी थोड़ा ना जाने देगी, तो ये लिक्विड की जो अब शेप होगी ना, फ्री सरफेस, ये ऊपर उठने लग रहा है, तो शेप हो जाएगी ऐसे। तो आप कहोगे हाँ सर ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर, आप तो कह रहे थे कि ये जो फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, कौन से, जो सरफेस वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, वो अभी भी सरफेस वाला ही है। लेकिन फिर सर ये ऊपर की तरफ, अरे तो भाई अडहेसिव फोर्स तो आएंगे ही। अडहेसिव आएगा तभी तो फिर एक्ट करेगी टेंशन। एक बात बताओ आप मुझे, अगर इसके मॉलिक्यूल के बीच में और इसके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फिर सरफेस टेंशन आएगी कैसे? अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो डूब जाएगा वो तो। खुद समझो ना आप मेरी बात। अरे पहले तो भाई इंटरेक्शन होना तो जरूरी है ना। अरे समझ रहे हो? पहले इंटरेक्शन होगा फिर वो एक्ट करना, तो सरफेस टेंशन तो बाद में आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके और इसमें इंटरेक्शन होने की वजह से वो जन्म हुआ है उसका। नहीं, सरफेस टेंशन तो ऑलरेडी फ्री सरफेस पे एग्जिस्ट करती है, उसका निडल के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अब क्या है, इसके और इसके मॉलिक्यूल के बीच में अब वो अट्रैक्शन तो है ही, तो अब ये ऐसे, ये शेप ऐसे हो जाएगी। तो ये तो अभी भी जो ये जो फ्री सरफेस है, ये अभी भी कैसे बिहेव करेगी? अब ये फ्री सरफेस तो इस पे, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी लगाएगी ना। अब वो फोर्स जो आप मेजर कर रहे हो वो कैसे, अब यहाँ ऐसे लाइन बन जाएगी, अब ये लाइन बन जाएगी, ये इंटरफेस ऐसे हो गया नीचे की तरफ। तो अब ये जो टेंशन फोर्स लगेगा आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एक ही लाइन में बनाऊंगा आप कहोगे तुरंत समझ में आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है, टी इंटू एल। अब इंटरफेस ऐसे हो गया ना, टी इंटू एल। भाई दोनों तरफ लाइन बनेगी ना, एटम की लाइन तो दोनों साइड बनेगी ना। ये एटम वाली वो जो एक इमेजिनरी लाइन थी, वो लिक्विड तो ऐसे रहेगा ना टच में, पूरा पूरा ऐसे दोनों तरफ रहेगा ना वो। तो भाई एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी, तो दोनों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा ना। तो अगर दोनों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा तो F विल बी इक्वल्स टू 2TL प्लस mg। तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों केस आपको समझ में आने चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मोटा मोटा मैं बात जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है कि भैया फ्री सरफेस फोर्स लगाती है, आप उसमें चेंजेस करोगे तो आगे सरफेस एनर्जी से भी ये बात समझेंगे कि फ्री सरफेस चेंज होना नहीं चाहती। ठीक है, तो नहीं चाहती तो वो अपनी वापस उसी शेप में आना चाहेगी ताकि उसकी एनर्जी मिनिमम हो सके। वो भी हम सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सरफेस एनर्जी से भी हम इस सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो वो अभी हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि सीधी सी बात है ना, एनर्जी कॉन्सेप्ट क्यों आया? आप कई बच्चे सोच रहे होंगे एनर्जी क्यों आएगा सर। अरे आप समझो ना, ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। एटम्स किसके अंदर, एटम के अंदर, एटम जो हैं भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। तो आपको अब जब जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उसके बीच में जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल, तो यहाँ तो लाखों करोड़ों है ना भाई। तो उसको फिर आप सरफेस के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ऐसे मॉलिक्यूल तो आप पकड़ नहीं सकते। तो सरफेस के, जब एक बात बताओ, सरफेस किससे मिलकर बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी है तो सरफेस के पास भी तो एनर्जी होगी ना। तो उस एनर्जी की टर्म में भी हम डिफाइन करेंगे, तो वो सेंस बननी चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं। अभी फोर्स की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। फोर्स भी कहाँ से आया? फोर्स भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मेम्ब्रेन चेंज कर रहे हो आप तो सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही तो है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। हमने अब कहाँ बढ़ा दिया, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल, हम ये लाइन जो है, इस लाइन यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये एक मेजर करने का तरीका है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये ऐसे अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू टी इंटू लेन एल। और फोर्स कैसे होगा? अलोंग इंटरफेस, अलोंग द इंटरफेस। आप जब भी देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल की, तो मैं अलोंग द, ये जो इंटरफेस ऐसे हो गया ना, अब ये इंटरफेस के अलोंग फोर्स लगा रहा हूँ मैं। जब ये मैंने ऊपर कर दिया तो ये देखो इंटरफेस ऐसे हो गया, तो लाइन यहाँ बन रही है, तो ये सेंस ऐसे ऐसे चल रही है ना, तो इंटरफेस ऐसे हो गया। क्लियर है? आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोहेशन जो होता है वो क्रिएट करता है सरफेस टेंशन। अडहेशन अलाउ इट टू एक्ट ऑन द सॉलिड, मतलब अडहेशन की वजह से तो वो एक्ट करता है। अडहेशन नहीं होगा, अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो एक्ट कैसे करेगा? लेकिन
इसकी वजह से आता नहीं है, वो कोहेशन की वजह से ही आता है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कहीं भी कि कोहेशन क्रिएट्स सरफेस टेंशन, अडहेशन अलाउज इट टू एक्ट ऑन सॉलिड। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन है ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं ताकि आपकी चीज़ें मजबूत हो जाएं। देखो जी कैसे है, अगला केस समझो आप। अगर मैं ये रिंग ले लूँ, ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर क्या है, ये रिंग है। पहले मैं बना लेता हूँ, आप सोचना। और इस रिंग को मैं ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये फोर्स पूछ रहा हूँ कितना लगेगा इसके ऊपर। तो वेट तो सीधी सी बात है, इसका वेट तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास से दिखाओगे ना, ये mg, तो वेट तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो पहला केस आप करते रहो, फिर अपन सीधा कर लेंगे। दूसरा अपन ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं। ये अपन ने डिस्क ले ली, अपन इस डिस्क को भी ऊपर उठा रहे हैं, एफ लिफ्ट। सब वाटर वाटर के सरफेस पे रखी हुई है। तीसरी चीज अपन ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी अपन एफ लिफ्ट ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है जी, ये डिस्क है, मतलब ये ऐसे ये सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है जी, फिर इसके बाद अपन स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं। स्क्वायर मतलब जितने तरह के आपके केस आप पढ़ोगे ना, वो सारे में आपको इसके बाहर आएगा नहीं, तो वो आपको सबकी समझ रहेगी। क्योंकि कई बच्चों के थोड़ा सा पेचीदगी भरा होता है, कई बच्चों को समझ में आने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और वैसे भी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऊपर उठा रहे हो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रेम ऑफ लेंथ है, मतलब साइड लेंथ है ऑफ, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब हम एक एक के फोर्स की बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये तुम्हारी रिंग है। रिंग है तो सीधी सी बात है, ये भी तो अगर ये तो मैंने ऐसे पतली बना दी होगी तो ये ऐसे ना रिंग, तो ये भी 2 लाइन बनाएगी ना, एक ये वाली एक ये वाली। और रेडियस है आर, रेडियस है आर, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 2 रेडियस बन रही होंगी यहाँ। अगर मैं यहाँ की देखूँ, आउटर बनाऊँ इसका, तो एक ये आर और ये भी रेडियस, तो 2 लाइन बन रही होगी ना। जिन 2 लाइन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो सरफेस टेंशन तो ऐसे एक्ट करेगी ना, टी इंटू एल। और एल कितना है, सरकमफ्रेंस। भाई यहाँ पे तो लेंथ ऐसे एल थी, सिलेंडर की लेंथ थी, यहाँ पे इस रिंग की लेंथ ले लो। लेकिन यहाँ पे भी जैसे 2 टी एल था, तो यहाँ भी तो टी एल बनेगा भाई। ये भी तो वो आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिल्कुल आप तो छोटा छोटा करते जाओगे तो ये भी तो आपको ऐसा ही दिखेगा ना, 2 लाइन बन रही हैं ऐसे, ऐसे ही तो सबमर्ज्ड होगी ना, तो ऐसे ही तो बनेगी इसकी लाइन। आप जब इसको ऊपर, मैं इसको इस वाले हिस्से को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, तो ये रिंग है, तो अगर आप इसको ऊपर उठा रहे होगे तो ये इसकी सरफेस ऐसे जाएगी ना, लिक्विड की फ्री सरफेस, तो ऐसे फोर्स लगाएगा वो नीचे, यानी कि टी इंटू एल, टी इंटू एल। और एल कितना है यहाँ, 2πr। तो यहाँ इसका मतलब फोर्स कितना आ गया बच्चे, F विल बी इक्वल्स टू mg, लिफ्ट जो आया mg प्लस टी इंटू 2πr और इंटू 2। आई होप कि आपके ये बात समझ में आई होगी। अब बात है अगले वाले की, तो अगले वाले में यहाँ तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ फोर्स कितना आया, F विल बी इक्वल्स टू mg प्लस, अब यहाँ तो भाई एक ही लाइन है बस, भाई एक ही तो लाइन क्रिएट होगी ना, 2 थोड़ी ना हो जाएंगी यहाँ। भाई ये तो वायर था, वायर था तो आप खुद सोचो, वायर था तो ये तो निडल की तरह ही है ना भाई, तो 2 लाइन क्रिएट होगी। लेकिन अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है, डिस्क को आप ऐसे उठा रहे हो, तो डिस्क तो यही लाइन बनेगी ना, ऐसे ऐसे बनेगा ना बस। और बताओ कहाँ बनेगा, सिंपल ऐसे बनेगा हर जगह, ऐसे 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 सरफेस ऐसे आ जाएगी ना लिक्विड की, ऐसे ऊपर उठाओगे तो कुछ ऐसे सरफेस दिखेगी ना आपको, ये ऐसे। तो ये तो सिर्फ ये वाली लाइन बनेगी ना, ये वाली, तो खाली एक ही, तो यहाँ सिर्फ टी इंटू 2πr, दैट्स इट। बस ये ही गेम था,
और कुछ नहीं था, टी इंटू टू पाई आर। अगर ये आर है तो बच्चे मास तो वही होगा एम जी सेंटर पे, वो कंफ्यूज नहीं होना, वो तो आप पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे तुम्हारी अब ये भी डिस्क की है तो एक लाइन अंदर एक लाइन बाहर। तो अगर अंदर वाले की रेडियस बच्चे R1 है, बाहर वाले की R2 है, तो आप लिख सकते हो क्या जी, यहाँ पे जो एफ लिफ्ट होगा वो कितना होगा, एम जी प्लस टू पाई R1 प्लस टू पाई R2। समझ गए? चलो जी आगे चलते हैं। टू, अच्छा टी की मल्टीप्लाई नहीं करी, टी की मल्टीप्लाई भी करो। स्क्वायर फ्रेम, तो अब आप ध्यान से देखो, ये वाली साइड पे लगा लो और 4 से गुना कर दो, तो यानी कि एफ कितना हो जाएगा, एफ लिफ्ट एम जी तो है ही, प्लस जो फ्री सरफेस फोर्स लगा रही है तो यहाँ कितना होगा टी एल, और एक पीछे वाली पे लगेगा टी एल। अरे ये भी तो सेम वैसे ही बन जाएगा ना जैसे निडल थी, सिलेंडर की तरह ही तो है ये भी। आप इसको, अरे ये भाई सिलेंडर कुछ ऐसे सिलेंडर की तरह ही तो होंगी ना, ये इतनी छोटी छोटी थोड़ी ना होगी, निडल भी तो छोटी सी है भाई। ऐसा थोड़ी ना आप बहुत भारी भरकम निडल आप वाटर सरफेस के ऊपर डालते हो, वेट कम ही लेते हो ना उसका। तो आप जब उसको थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा वो कहते हैं कि और बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ बढ़ते जाओगे तो इसका मतलब आपको ये दिखेगा एक ये ऐसे। तो टी एल और टी एल ऐसे ही इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा कितना हो गया, 2 टाइम्स टी एल इंटू 4, सो एम जी प्लस 8 टी एल। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी। अगर स्क्वायर लैमिना ले लो आप, स्क्वायर अगर प्लेट ले लो तो प्लेट में फिर एक ही टी एल आएगा, क्योंकि एक ही तो लाइन बनेगी ना भाई, एक ही लाइन बनेगी। जब आप इसको उठाओगे तो अगेन ऐसे एक ही तो लाइन बनेगी ना, अभी 2 लाइन बन रही हैं भाई। आप खुद सोचो ना, आप जब आप ऐसा समझ लो, अगर किसी बच्चे के समझ में ना आ रहा हो ये बात, हालांकि तो मैंने पूरा कोशिश करी है समझाने की, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे सामने वाटर की बाल्टी रखी हुई है, आपने निडल उसके अंदर डाली, तो निडल को ऊपर जब आप उठाने की कोशिश करोगे, ऊपर उठाने की कोशिश करोगे ऐसे, तो ऐसे 2 लेयर बनेगी ना लिक्विड की, ऊपर की तरफ उठाओगे तो एक ये टच में होगी और एक ये लाइन भी टच में होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लगाना है। अगर आप अब एक डिस्क ले लो, डिस्क मतलब एक तुम्हारी कोई भी शीट ले लो, उस शीट को वाटर पे डाल दो, शीट को जब आप उठाओगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन तो बाहर वाली लाइन ही होगी ना, बस उसी से मतलब है मुझे, उसी से डिफाइन कर रहा हूं मैं। वो जो बाहर वाली लाइन, जो फ्री सरफेस वाली जो बाहर वाली लाइन बनी हुई है ना, जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइड में जो वो फोर्स लगाएगी, जो मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया था ना, ये वाला सिनेरियो ऐसे क्रिएट करके दिखाया था कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे 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 सरफेस हो जाएगी, ऐसे सरफेस चारों तरफ से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चारों तरफ से बना रहा हूँ मैं, चारों तरफ से ऐसे। तो ये फोर्स इंटरफेस ऐसे टी इंटू एल, और एल कितना है 2 पाई आर। तो यहाँ सिर्फ एक ही लाइन बन रही है। अगर मैं एटम्स की बात करूँ ना, सरफेस के एटम्स की, यहाँ भी तो सरफेस के एटम्स की एक लाइन बन रही थी ना, मतलब सॉरी यहाँ 2 लाइन बन रही थी, यहाँ 2 लाइन बन रही थी, एक ये वाली बाहर वाली, एक अंदर वाली। यहाँ सिर्फ एक ही लाइन बनेगी एटम वाली, तो सारी वो वाली बात है। और टी इंटू कुछ नहीं करना, टी इंटू एल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, लाइन देखनी है टी इंटू लेंथ। अब मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ आपको, लाइन देखनी है टी इंटू एल। यहाँ कितनी लाइन बनेगी, एक बाहर एक अंदर, टी इंटू एल। यहाँ कितनी लाइन बनेगी, अच्छा ये तो सर तुम्हारा वो हो गया, क्या नाम है, सिंपल वायर हो गया, वायर है तो सिलेंडर की तरह, तो 2 लाइन बनेगी, खत्म। टी इंटू एल यानी कि 2 TL, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दी, खत्म सर। अगर स्क्वायर लैमिना हो सर तो टी इंटू एल, टी इंटू एल, टी इंटू एल, टी इंटू एल, सिंगल सिंगल लाइन बनेगी सर। तो इसका मतलब 4TL प्लस एम जी, खत्म सर। तो ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसके ऊपर 2 सवाल लिखता हूँ सरफेस टेंशन के ऊपर, वो आपको फिर हम सरफेस एनर्जी शुरू करेंगे। तो पहले ये सरफेस टेंशन वाला ये टॉपिक आपका लगभग पूरा हो जाएगा। इस पे जैसे भी सवाल आते हैं फिर लास्ट में हम 1-2 अच्छे अच्छे सवाल इसके ऊपर करने की, ज़्यादा सवाल इस पे जो अच्छे बनते हैं वो सरफेस एनर्जी मिक्स करके बनते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ रहे होंगे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार सवाल देखो, मान लो जी सवाल आ गया, क्वेश्चन
कि लेंथ ऑफ निडल floating on water is 4 centimeter. Calculate additional force required to pull the needle. Required to pull the needle out of water. T will be equals to 7 into 10 raised to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर. ठीक है जी. तो आपको बताना है, mg तो है ही, लेकिन एडिशनल फोर्स के बारे में बात करनी है. तो सीधी सी बात है, ये निडल है. ऐसे सवाल आता है, अब आपको वो दिखना चाहिए. आपने उठाना है तो इस पे लगेगा बच्चे mg और एक लाइन इधर बनेगी, तो यानी कि TL और TL. तो ये एडिशनल फोर्स के बारे में पूछा गया, तो वो जो फोर्स एडिशनल है वो हो जाएगा 2TL. तो आप कहोगे 2, ये तो आसान है. तो आसान ही तो है, मुश्किल थोड़ी ना है. अगर आपने ये बात समझ ली है फिर तो आसान ही है. और L कितना हो गया 4 इंटू टी. ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इतने न्यूटन. अब थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ और क्वेश्चन के बारे में. अब सॉफ्ट फिल्म ले लेता हूँ. सॉफ्ट फिल्म आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जादू देख लेना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो उसमें क्या है, ये एक फ्रेम होता है और फ्रेम के ऊपर ये एक मूवेबल, ये एक आप वायर लगा देते हो और ये सॉफ्ट फिल्म होती है. मतलब यहाँ ऐसे सरफेस क्रिएट हो जाती है. तो अल्टीमेटली यहाँ जो सरफेस क्रिएट होगी, अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ बच्चे, दो रहेंगे. क्योंकि ये क्या है ये, आप कहोगे ये तो सर सिलेंडर की तरह है, जो निडल है उसकी तरह है. ये वायर जो है ये मूवेबल वायर है, ये है बच्चे मूवेबल वायर. तो पहले समझ में तो आना चाहिए ना, बाकी चीज़ें तो बात की है. इस तरह का सवाल आप कैसे बनाओगे. तो ठीक है जी, मूवेबल वायर हो गया. अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो इसका वेट क्या होगा mg से. तो टेंशन पूछ ली, बाकी डेटा वेटा देके वो तो सॉल्व कर ही लोगे, पर मैं जो समझाने वाली बात है वो समझाना चाहता हूँ. तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ बच्चे, साइड व्यू, इस पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वो आगे हम यूज़ भी करेंगे, तो वो पहले ही मैं बता के चल रहा हूँ. तो इसका साइड व्यू देखो, तो साइड व्यू आपको नहीं लगता कुछ ऐसा दिखेगा. थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ. सॉफ्ट फिल्म ऐसे, तो एक लाइन तो यहाँ क्रिएट हो रही होगी और एक लाइन ऐसे. अगर आप ध्यान से देखो तब फिल्म तो कुछ ऐसे क्रिएट हो रही होगी ना भाई. एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन यहाँ बनेगी. अगर आप इसको देखो, अभी तक यही तो पढ़ते आए हो, तो एक लाइन तो यहाँ बनेगी और एक लाइन यहाँ बनेगी. ऐसे 2 लाइन बनेगी ना ऐसे. ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. ये ऊपर तक ऐसी फिल्म आपकी क्रिएट हो रखी है, ये सॉफ्ट फिल्म जो आप कह रहे हो, ठीक है. जब आप यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट देखोगे तो आपको पता है, अब एक लाइन तो ये बनेगी इंटरफेस पे और एक लाइन ये बनेगी एयर वाटर इंटरफेस पे. तो उसी पे तो फोर्स निकालते हैं हम. एयर वाटर इंटरफेस पे जो लाइन बनती है उसके अलोंग, और वो लाइन किसकी वजह से बनती है, वो इस सॉलिड, ये सॉलिड उसको शेप देता है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो अलोंग द इंटरफेस. तो सही में मतलब ये है कि TL यहाँ लगेगा और TL यहाँ लगेगा. अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको साइड व्यू बता दिया, यानी कि 2TL विल बी इक्वल्स टू mg होगा. यानी कि आप यहाँ से T विल बी इक्वल्स टू mg/2l. इस तरह के सवाल अब आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब इस पे जो अच्छे सवाल आएंगे, वो अच्छे सवाल आएंगे सरफेस एनर्जी को मिक्स करके. तो मैं ये सरफेस टेंशन का लेक्चर ये अलग रखता हूँ, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा. और सरफेस एनर्जी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर हम बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे. सवाल बहुत हैं, जेई मेंस में भी जो सवाल आ रखे हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आपको सारे सवालों का आइडिया मिलेगा ये सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पूरा करके. फिर मैं बहुत सारे सवाल लूँगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. लगभग जितने रिलेटेड सवाल हैं वो सारे हम उसके अंदर बात कर रहे होंगे. तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में.